तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इसमें हम देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स सेमेस्टर 3 का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, उसका ये यूनिट फर्स्ट बायो एनर्जेटिक्स से मतलब क्या है। बायो मतलब लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें जीव है, ठीक है। और एनर्जेटिक्स मतलब उसके अंदर में एनर्जी का ट्रांसफॉर्म कैसे कैसे होता है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है, जैसे केमिकल बॉन्ड की एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेल करता है, यह लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल करता है, ठीक है। तो एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में चेंज करना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना, यही कहलाता है बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए सेल में केमिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होना, जिससे लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना कार्य को कर सकते हैं, चलते फिरते हैं, कुछ काम करते हैं, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एनर्जी प्रोडक्शन का जो थ्योरी है ना, वो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को फॉलो करता है। तो जी हाँ, फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि ना तो ये बढ़ रही है ना तो घट रही है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपको एंट्रोपी के बारे में बताता है कि इन ऑल नेचुरल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज। नेचुरल प्रोसेस है तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ती ही जाएगी। मतलब कहीं इकट्ठा एक जगह कुछ पदार्थ रख दिए हैं तो फिर उसकी टेंडेंसी क्या होगी? फैलने का, है ना। वो हमेशा फैलना ही चाहेगा। ऐसा नहीं कि फैला हुआ पदार्थ खुद से सिमट के एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो क्या होता है? फैलने वाली स्थिति होती है, रैंडमनेस आता है उसमें, ठीक है। दूर दूर जाना चाहता है, बिग बैंग थ्योरी की तरह। 3 थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज ऑक्यूरिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में पाई जाने वाली जो क्वांटिटीज या क्या कहना चाहिए एक तरह से जो इंडिकेटर्स होते हैं, क्या है एक्चुअली में, उसको देख लेते हैं, है ना। तो पहला है गिब्स फ्री एनर्जी। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है? स्थिर तापमान और दाब पर किसी सिस्टम के पास जो कलेक्ट एनर्जी होता है, ऐसा एनर्जी जो किसी भी सिस्टम में काम करने के लिए उपलब्ध होता है, ठीक है। तो उसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं, है ना। मतलब एनर्जी स्टोर करके अगर वो रखा है तो उसको हम फ्री एनर्जी कहेंगे, जो कि किसी काम में वो यूज कर सकता है, ठीक है। जैसे रिएक्शन 2 टाइप का होता है। एक होता है एक्सर्गोनिक रिएक्शन। एक्सर्गोनिक जिसमें एनर्जी निकलती है तो डेल जी का मान क्या हो जाता है? यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और इंडरगोनिक रिएक्शन जिसमें डेल जी का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मतलब इसमें एनर्जी लगती है, ठीक है। सेकेंड वाला जो रिएक्शन है, इंडरगोनिक रिएक्शन को कराने के लिए हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, फ्री एनर्जी को देनी पड़ती है, तब जाके रिएक्शन जो है वो होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़े होंगे। तो एक्सोथर्मिक में हीट निकलता है, एंडोथर्मिक में हीट देना पड़ता है। जस्ट वैसा ही है, पर यहाँ पे आपको डेल जी के टर्म में लिखना पड़ेगा, डेल जी कैसा इफेक्ट डालता है, ठीक है। दूसरा जो है आपका एंथैल्पी। एंथैल्पी को आप हीट कंटेंट भी कह सकते हो। एंथैल्पी कहीं ना कहीं हीट से रिलेटेड है। टेम्परेचर और एंथैल्पी में बहुत डिफरेंस है। टेम्परेचर तापमान को बताता है और एंथैल्पी ऊष्मा को बताता है, ठीक है, ऊष्मा। तो हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टिंग सिस्टम, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में केमिकल बॉन्ड के प्रकार व ऊर्जा पर निर्भर करता है। देखो, एंथैल्पी कहाँ स्टोर होता है? ऊर्जा मतलब कहाँ स्टोर होता है? एनर्जी जो है वो केमिकल बॉन्ड्स में स्टोर होता है, ठीक है। अब किसी बॉन्ड की ऊर्जा ज़्यादा है तो फिर उसको तोड़ने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ऊर्जा बॉन्ड की कम है तो वो आसानी से कम एनर्जी में ही टूट जाएगा।
अब टूटने के बाद रिएक्शन में तो ऐसा होता नहीं कि दोनों अलग अलग रहें, वो नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कमज़ोर बॉन्ड टूटते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो सिस्टम से एनर्जी निकलेगी, है ना जी। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को आप यहाँ बता सकते हो, है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट जो है एब्जॉर्ब होगा, मतलब डेल जी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, डेल एच, सॉरी यहाँ पर डेल एच का मान हम बता रहे हैं, एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलेगा, है ना, हीट क्या होगा, निकलेगा, मतलब एंथैल्पी निकलेगी। ठीक है, हीट कंटेंट। नेक्स्ट है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या बताता है, डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस, डिसऑर्डर कह सकते हो, रैंडमनेस को बताता है, उसके मॉलिक्यूल कितने रैंडम हैं। तो ये यूनिवर्स में एंट्रोपी का मान हमेशा बढ़ते जा रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस बढ़ती जा रही है। अब आते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, है ना, हमको यही तो बताना है कि बायोलॉजिकल रिएक्शन में स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कैसा होता है। तो जस्ट वैसा ही होता है जैसे नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में होता है, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में भी केमिकल रिएक्शन ही हो रहे हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर में अगर हमारी बॉडी को ही हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मान लें, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। एटीपी फास्फेट बॉन्ड में एनर्जी कंटेंट करके रखता है। ठीक है, तो एक्चुअल में कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें डेल जी में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसको हम इनऑर्गेनिक जो में पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो भी रिएक्शन हम पढ़ते हैं, डेल जी की वैल्यू वही है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल जी यहाँ पे क्या है, फ्री एनर्जी चेंज, डेल एच एंथैल्पी में चेंज, टी टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, और डेल एस एंट्रोपी में चेंज। चेंज क्यों रखा गया है, क्योंकि इनकी वैल्यू को हम एग्जैक्ट नहीं नाप सकते, केवल हम सिर्फ परिवर्तन की स्टडी कर सकते हैं। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कितना हीट कंटेंट का चेंज हुआ, एंट्रोपी का चेंज हुआ, या फिर इसकी सहायता से हम डेल जी का मान निकाल लेते हैं कि कितना गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज हुआ। ठीक है, डेल जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब होगा, जब रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। रिएक्शन रिवर्सिबल होगा मतलब ए और बी बन के क्या बना रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं, सी और डी रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, ए और बी बना रहे हैं। जब दोनों रिएक्शन बराबर होगा उस कंडीशन में डेल जी का मान क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जिस रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम लिखना चाहें तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ये जो ब्रैकेट है वो क्या दिखाता है, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन को दिखाता है। एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन मतलब वह कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, ये नहीं कि कोई सुसुप्त अवस्था में पड़ा है तो उसको हम नहीं लेंगे, जो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फ्री एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल जी नॉट इज इक्वल टू आर टी माइनस आर टी एल एन, नेचुरल लॉग है ये, के इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस, 1 एटीएम टेम्परेचर और 1 मोल हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब पीएच। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में क्या बता रहा है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को बता रहा है। अब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी चेंज में के बराबर होता है। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, जब वो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, दोनों ओर जब रिएक्शन बराबर हो रहा है तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज को देखते हैं। एक्चुअल फ्री एनर्जी डी जैसे दिख रहा है, चेंज डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज को हम ऐसे दिखा सकते हैं। देखो डेल जी इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कोई वैल्यू हो गई, मान के चलो यहाँ पे कुछ वैल्यू 0 के बगैर कुछ वैल्यू भी अगर आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आ गया। ठीक है, डेल जी इक्वल टू क्या हो गया, एक कांस्टेंट वैल्यू डेल जी नोट जिसको दर्शाते हैं, प्लस आर टी एल एन सी डी ए बी सभी का एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। मतलब टोटली हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में उसका एक्चुअल वैल्यू डिपेंड करता है रियल वैल्यू ऑफ द रिएक्टिंग सिस्टम। ये क्या बताता है, रियल वैल्यू ऑफ द रिएक्टिंग सिस्टम, जो कि डेल जी जिस पे
निर्भर करता है। अब डेल जी का मान अगर नेगेटिव हो तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। डेल जी का मान पॉजिटिव हो तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, स्वतः परिवर्तन वाला नहीं होगा। डेल जी का मान क्या होना चाहिए, स्वतः परिवर्तन होने वाले रिएक्शन के लिए नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी है डेल जी का जो वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का जो चेंज होता है, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ले रहे हैं, वो एडिटिव होता है। जैसे कि मान के चलो कोई रिएक्शन है ए से सी बनाने का, ठीक है, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, 2 स्टेप में बनाएंगे, ए से लेकर बी तक, अब बी से लेकर सी तक। ए से बी में G1 G01 डेल जी नॉट 1 फ्री एनर्जी चेंज हुआ। बी से सी तक अगर डेल जी नॉट 2 एनर्जी चेंज हुआ, डेल जी फ्री एनर्जी चेंज हुआ, तो ए और सी के कन्वर्जन में हम निकाल सकते हैं इन दोनों को जोड़ के। ये सिंपल एडिटिव होता है, दोनों को जोड़ के जो हमको डेल जी नॉट मिलेगा वही क्या होगा, ए और सी का फ्री एनर्जी चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्री एनर्जी चेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि रिएक्शन जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में या फिर बायो एनर्जिटी कहाँ से कहाँ पे डिपेंड करता है, कहाँ किस तरह से बॉन्ड में जो है उत्पन्न होता है या फिर वो देखते हैं। तो बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड का टूटना होता है, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड का टूटना, फॉर्मेशन होता है जैसे नए नए कार्बन कार्बन बॉन्ड का बनना, ठीक है। तो बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन वाले रिएक्शन में ये चीज़ होता है ना। बायो एनर्जिटी हम पढ़ते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन में, आइसोमेरिज्म रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन में। ये सारे रिएक्शन कहाँ होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो आपका बैक्टीरिया वायरस हो, चाहे वो बकरी हो, गाय हो, ह्यूमन हो, जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये सब रिएक्शन होते हैं। फ्री रेडिकल रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन बॉडी के अंदर में फ्री रेडिकल रिएक्शन भी होते हैं, ठीक है। ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, बहुत सारे ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन भी देखने को मिलेंगे, एंजाइमेटिक रिएक्शन देखने को मिलेंगे, है ना। और रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो ये इस तरह इतने 4-5 तरह के इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हैं वो क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। वो आप यहाँ पे लास्ट में लिखोगे, आप यहाँ बताओगे कि इतने टाइप के रिएक्शन जो है यहाँ पे होते हैं। तो इतना में आपका बायो एनर्जिटीज जो है एक क्वेश्चन बनता है, उसका कंप्लीट आंसर बनता है, ठीक है। अब आपको इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपको एक्सर्गोनिक और इंडर्गोनिक रिएक्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना, जो आई थिंक आज इवनिंग को ही अपलोड हो जाएगा। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का दिन शुभ हो और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो चीज़ समझ में नहीं आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना, ठीक है। और मेरे पास भी बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है जी, और तो थोड़ा सा वीडियो जो है जल्दी नहीं आ पा रहा है, तो सॉरी, है ना।